हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सर्जनी। हमने इसके पहले वाले टॉपिक में देख लिया था एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर। नाउ इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश रूल से इंडिया में क्या क्या इकोनॉमिक इफेक्ट पड़ा। तो देखते हैं। तो सबसे पहले ब्रिटिश कोलोनिज्म को 3 स्टेजेस में बांटा गया उनके इकोनॉमिक इम्पैक्ट को। फर्स्ट वन इज मर्केंटाइल फेज, सेकेंड वन इज इंडस्ट्रियल फेज एंड थर्ड वन इज फाइनेंशियल फेज। मर्केंटाइल फेज 1757 से 1839 तक चला था। इंडस्ट्रियल फेज 1813 से 1858 और फाइनेंशियल फेज जो था 1860 से लेकर 1947 तक, यानी कि टिल इंडिपेंडेंस तक चला था। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट आवर फर्स्ट फेज, दैट इज मर्केंटाइल फेज व्हिच वाज फ्रॉम 1757 टू 1830। बेसिकली इसमें वही था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलिटिकल पावर में आई तो उसने क्या किया, उसने इंडिया में मोनोपोली लगा दी, यानी कि इंडिया में अगर ट्रेड करेगी तो सिर्फ वही करिए और बाकी कोई भी कंपनी ट्रेड नहीं कर सकती। तो फर्स्ट पॉइंट इज वही लिखा है कि द ईस्ट इंडिया कंपनी यूज इट्स पॉलिटिकल पावर टू मोनोपोलाइज ट्रेड एंड डिक्टेट टर्म्स टू ट्रेडर्स ऑफ बंगाल, यानी कि उसने जो मोनोपोली करी और उन्होंने जो भी रूल बनाया उन्होंने वही रूल ट्रेडर्स जो थे ना बंगाल के, उनको भी यही फॉलो करने के लिए मजबूर किया। ठीक है, imposition of inflated prices of goods led to pecuniary capitalism whereby wealth flowed out of barrel of the British traders कर, यानी कि उन्होंने क्या करा कि वो जो गुड्स और सर्विस जो भी देते थे ना, गुड्स वगैरह के प्राइस इतने इन्फ्लेशन, इतनी महंगाई कर दी, जिसका मतलब बकेनियरिंग कैपिटलिज्म, यानी कि एक तरह से इसका मतलब होता है एक तरह से उन्होंने इंडियंस को लूटना शुरू कर दिया। ठीक है, उसका रेवेन्यू ऑफ बंगाल वर यूज टू फाइनेंस एक्सपोर्ट्स टू इंग्लैंड, यानी बंगाल में जितनी भी चीज़ों से ट्रेडर्स जो भी रेवेन्यू जनरेट करते थे ना, उस उनका उन्होंने बताओ किस लिए यूज़ करा, इंग्लैंड में एक्सपोर्ट्स करने के लिए उन पैसों का यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट फेज थी। नाउ डिस्कस अबाउट सेकंड फेज। सेकंड फेज वाज द इंडस्ट्रियल फेज व्हिच वाज फ्रॉम 1813 टू 1858। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इंडिया वाज एक्सप्लॉइटेड एज अ मार्केट ऑफ ब्रिटिश गुड, यानी कि इंडिया के मार्केट को ब्रिटिश गुड्स के बेचने की शुरुआत हुई, यानी कि इंडिया के मार्केट में इंडियन गुड्स को ही नहीं लोग ले रहे थे, ब्रिटिश गुड्स को ले रहे थे। ऐसा क्यों हुआ, लेट्स स्टडी। एक्ट ऑफ 1813 अलाउड वन वे ट्रेड फॉर ब्रिटिश. As a result, the Indian markets flooded with cheap and machine-made imports. Indian traders lost foreign as well as home market. यानी इसमें क्या था, देखो 1813 में क्या हुआ कि ब्रिटिश में ना, मतलब जो इंग्लैंड है बेसिकली, या जो ब्रिटेन है, उस उधर क्या हुआ, उधर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया। तो वहाँ पे क्या था, इंडस्ट्रीज लग गई, तो वहाँ पे लोग तो मशीन्स के द्वारा गुड्स को प्रोड्यूस करना शुरू हो गया। और जिससे क्या हुआ कि वो लोग क्या करते थे कि इंडिया से रॉ मटेरियल जैसे कॉटन, इंडिगो वगैरह ले जाते थे और फिर उसको प्रोड्यूस करते थे, उसके बाद वो इंडिया में ला के उसको सस्ते दामों में बेचते थे। अब उनका दाम जो थे, उनके दाम कम थे, इस वजह से इंडियंस ने क्या करा कि अपनी देश की बनी हुई चीजें, इंडियन टेक्सटाइल्स को छोड़कर ब्रिटिश की चीजें लेना शुरू कर दी। ठीक है, इससे इंडियन जो मार्केट थी उसमें बहुत बड़ा लॉस हुआ और ब्रिटिश मार्केट उतना ही गेन कर पाए। ठीक है, उसके बाद क्या, इंडियंस वर फोर्स टू एक्सपोर्ट रॉ मटीरियल्स एंड इम्पोर्ट फिनिश प्रोडक्ट, यानी कि इंडियंस को ना फोर्स किया जाता कि यहाँ की कॉटन और इंडिगो, इन सबको जो रॉ मटीरियल्स थी वो ब्रिटेन भेजा जाता था और ब्रिटेन से ना वहाँ की फिनिश प्रोडक्ट्स जो मशीन के द्वारा बन जाती थी वो इंडिया में इम्पोर्ट किया जाता था, यानी उन्होंने यहाँ से चीजें लाते थे और वहां की अपनी चीजें आके बेचते थे। तो इंडियन मार्केट को बहुत बड़ा लॉस हुआ इससे। ठीक है, और यहाँ तक कि बताओ, इंडियन के जो पीजेंट्स वगैरह थे ना, उनसे जबरदस्ती कॉटन, इंडिगो और ऐसी ऐसी रॉ मटेरियल्स की फार्मिंग कराए जिससे कि वो ब्रिटेन ले जा सके और फिर मशीन द्वारा अच्छी गुड्स प्रोडक्ट्स तो प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, उसके बाद हैवी इंपोर्ट ड्यूटी ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स टू इंग्लैंड टू डिस्करेज देम इन मार्केट, यानी कि उन्होंने क्या करा कि बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाई। लाइक इस पॉइंट को मैं समझाती हूँ कि मान लीजिए कि इंडिया है और ये ब्रिटेन है। ठीक है, इसमें क्या था कि जो इंडिया से रॉ मटेरियल जाता था, ठीक है, तो इस पे ब्रिटिश वालों ने कोई टैक्स नहीं लगाया, ये रॉ मटेरियल है। ठीक है, और फिर वही अगर इंडिया से मान ले, और फिर जब ब्रिटेन से जब इंडिया में कुछ फिनिश प्रोडक्ट आते थे ना, लाइक वो इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट थे उसमें भी कोई टैक्स नहीं लगा। लेकिन अगर कोई इंडिया से अपनी बनी बनाई फिनिश प्रोडक्ट बेचना चाहे तो उसमें हाई टैक्सेस लगा दिए, हाई टैक्सेस, वही हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, जिस वजह से इंडियन प्रोडक्ट्स अपनी ब्रिटेन में सेल नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो इसमें हमने अभी फर्स्ट फेज पढ़ा और सेकंड फेज पढ़ा। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द थर्ड फेज, और फिर हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, सो लेट्स सी। देखो, अभी हमने फर्स्ट और सेकंड रीजन को पढ़ा। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फाइनेंशियल फेज। इट वाज फ्रॉम 1860 टू 1947। इसमें क्या था, देखो फर्स्ट पॉइंट, द ब्रिटिश कंसोलिडेटेड देयर पोजीशन इन इंडिया एंड मेड इंडिया अ मार्केट फॉर मैन्युफैक्चर एंड अ सप्लायर ऑफ फूड स्टफ्स एंड रॉ मटेरियल, यानी कि ब्रिटिश ने क्या करा, अपनी ऐसी पोजीशन बना ली इंडिया में और इंडियन मार्केट में ऐसे क्या करा कि इंडियन मार्केट को सिर्फ कहते हैं सिर्फ उससे काम करवाया और सारा पैसा अपने देश भेजा। लाइक इंडिया के मार्केट को सिर्फ एक मैन्युफैक्चर के मार्केट के तौर पर रहने दिया, यानी कि यहाँ से हम रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कराएंगे और अपने देश भेज देंगे। ठीक है, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कराया और उसको सप्लायर बनाया इंडियन मार्केट को। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल फेज में ही ब्रिटिशर्स ने रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ और बैंकिंग सिस्टम, अवध कमर्शियल बैंक, इन तीनों को इंट्रोड्यूस कराया। क्यों, अपने ही फायदे के लिए, इधर उधर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, पोस्ट इसलिए मैसेजेस ट्रांसफर करने के लिए और बैंकिंग सिस्टम अपने पैसे रखने के लिए। तो इन्होंने अपने ही फायदे के लिए बेसिकली ये 3 चीज भी इंट्रोड्यूस कराई। इनमें इनका ही फायदा था, इंडियंस के लिए कुछ नहीं था। ठीक है, उसके बाद क्या करा, हैवी ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया
बर्डन ऑफ पब्लिक डेप्ट इंक्रीज, यानी कि उन्होंने क्या करा, इतने ज़्यादा टैक्स लेने लग गए लोगों से, देश का पैसा दूसरी जगह भेजने लगे, तो इससे क्या इंडिया में रहने वाले लोगों के ऊपर कर्ज बहुत बढ़ गया, वो कर्जदार बन गए। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रीज केम इनटू एग्जिस्टेंस, टाटा आयरन एंड स्टील 1907 या 1901, यानी कि ये वाली इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में तो बहुत सालों बाद हुई, ब्रिटेन में तो कब की हो गई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये 1901 में टाटा आयरन स्टील आई। ठीक है, उसके बाद ये तो हमारे हम तीनों फेजेस डिस्कस करें। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि पैसा कैसे बहा देश से। सबसे पहले मतलब समझते हैं कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या होता है। तो रेफर्स टू पोर्शन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया विच वॉज नॉट अवेलेबल फॉर कंजम्पशन टू इट पीपल, यानी कि इंडिया का वो पोर्शन या जो इंडिया में ही प्रोड्यूस हो रहा है पर वो इंडिया के लोगों के यूज ही नहीं हो रहा। समझे, मतलब इसको ऐसे समझो कि मान लिया जाए एक चीज़ इंडिया वाले ही बना रहे हैं, उनसे ही मजदूरी करवा रहे हैं, उनसे ही उन्हीं का रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, बट वो चीज़ इंडिया वालों के लिए है ही नहीं, वो दूसरे देश जाके चल रहा है उसका काम। ठीक है, तो इसी ड्रेन ऑफ वेल्थ की लेकर दादा भाई नारोजी ने अपनी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दैट वाज रिटन इज 1867, और आर.सी. दत्ता इनकी बुक थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901। इन दोनों ने ड्रेन ऑफ वेल्थ जो टर्म था उसको ऐसे बताया, इसको ब्लेम किया कि ब्लेम ब्रिटिश पॉलिसीज फॉर इंडियन इकोनॉमिक हेल्थ, यानी इंडिया की जो हालत थी ना, पॉवर्टी, जो बेहद जो पॉवर्टी थी है, उसका जो मेन रीज़न बताया, उन्होंने बताया कि ब्रिटिश की ऐसी गंदी पॉलिसीज जिस वजह से इंडिया इतना पुअर कंट्री बन चुका था उस टाइम पे। अब तो धीरे धीरे इंडिया थोड़ा बहुत फिर भी उससे उभर रहा है, लेकिन जो हालत करके गई है ना ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो ये थी सारे फेजेस हमने डिस्कस कर लिए। अब थोड़ा सा इसका ड्रेन ऑफ वेल्थ के इफेक्ट्स और इसके रीजन रह रहे हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टडी। ओके, तो लेट अस डिस्कस अबाउट ड्रेन ऑफ वेल्थ हमने पढ़ लिया। अब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि रीजन देखते हैं कि किस वजह से देश का पैसा किसी और देश में जा रहा था। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन है कि जो कंपनी के सर्वेंट्स थे ना, वो इंडियन के मतलब इंडिया के रूलर्स, जमींदार, मर्चेंट्स और कॉमन मैन, यानी कि यहाँ पे जो रूल करते थे जमींदार थे या जो भी ट्रेडर्स थे और जो आम आदमी थे इंडिया के, उनसे वो लोग क्या कहते थे, कुछ ना कुछ कह के, कोई कस्टम ड्यूटी लगा के या कुछ भी कह के बस पैसे लेते थे और वो अपने देश ब्रिटेन भेज देते थे। ठीक है, उसके बाद क्या करते थे, परचेजिंग गुड्स आउट ऑफ रेवेन्यू ऑफ बंगाल एंड एक्सपोर्टिंग देम। मतलब वो क्या करते थे कि जो बंगाल की रेवेन्यू थी ना, यानी बंगाल के जो ट्रेडर्स थे कुछ भी जनरेट करते या रेवेन्यू जनरेट करते, उससे वो लोग सामान खरीदते और फिर उसको एक्सपोर्ट कर देते अपने देश। और इस चीज़ को वो कहते हैं, इंडियन लोगों को पोपट बना के कहते हैं कि हम तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, कि उन्हें दिखे कि हम तो बहुत फायदा कर रहे हैं, बाकी वो कितना नुकसान करते तो हम भी जान ले सब पढ़ के। उसके बाद फिर उन्होंने क्या करा कि ब्रिटिश से लेकर इंडिया तक में ड्यूटी फ्री ट्रेड कर दिया, यानी कि कुछ भी आप इधर से उधर भेजो तो आपको तो कोई टैक्स लगने का नहीं है। ठीक है, और फिर वहाँ पे जो भी ब्रिटेन में जो भी सब्सिडी वगैरह के लिए पैसे निकालते हैं ना, वो इंडियन ट्रेजरी से निकालते हैं, यानी इंडिया के जो भी कहते हैं खजाने से पैसा ले जाते और ब्रिटेन में इन्वेस्ट करते। उसके बाद वहाँ ब्रिटेन के लोगों को सैलरीज जो थे वो भी इंडियन ट्रेजरी से देते, होम चार्जेस, पेंशन वो भी इंडियन ट्रेजरी से देते। उसके बाद हेफ्टी इंटरेस्ट वो ट्रेड टू ब्रिटिश इन्वेस्टर, यानी कि ब्रिटिश के लोग तो क्या करते थे, इंडिया के लोगों को ना मतलब अच्छे खासे इंटरेस्ट पे मतलब लोन दे देते थे और उसके बाद उनसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मांगते इस चीज़ पे, यानी हेफ्टी इंटरेस्ट, वो लोगों से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थोड़े से लोन के उसमें भी। ठीक है, उसके बाद ये तो थे रीजन। अब देखते हैं इसके इफेक्ट्स, यानी कि इसके इंडिया में क्या क्या इफेक्ट्स दिखे। तो सबसे पहला है कि स्टॉप ग्रोथ ऑफ इंडियन एंटरप्राइज एंड रिटार्टेड कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, यानी कि इंडिया के जो भी ट्रेडर्स थे ना उनका भारी नुकसान करके गए और इंडिया में कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि इंडिया में पैसे बनना बहुत दिक्कत आ गई और बहुत ही अत्यंत एक्सट्रीम लेवल की गरीबी आ गई इंडिया में। ठीक है, उसके बाद इससे क्या हुआ कि कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट इन ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन में तो भाई चांदी ही चांदी हो गई, वहां पे कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट इतनी अच्छी हो गई थी और इंडिया की इतनी ही बुरी हो गई थी। फिर इंडिया जोन ऑफ फ्री ट्रेड, यानी इंडिया को भाई फ्री ट्रेड का जगह बना दिया जिससे उनको बहुत फायदा हुआ, ये कोई कस्टम ड्यूटी तो लग नहीं रही इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। उसके बाद प्लांटेशन, माइन, ज्यूट मिल्स, बैंकिंग, शिपिंग, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, इन सबसे ब्रिटेन की तो चांदी चांदी थी। देखो ब्रिटेन कैसे स्माइली इमेज दे रखी है, एकदम खुश, और इंडिया की एकदम मतलब इंडिया तो इतनी बुरी हालत में आ गई थी, लाइक इतनी एक्सट्रीम गरीबी पहुंच गई थी। इस वजह से इन्हीं सब चीज़ों की वजह से इंडिया के रिसोर्सेज का भी ड्रेन होने लगा, यानी वो भी देश का रिसोर्स दूसरे देश में जाके यूज हो रहा था। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या से इंडिया पे इफेक्ट पड़ा, कि कैसे इंडिया एक्सट्रीम गरीब देश बन गया था। ठीक है, ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट लैंड रेवेन्यू सिस्टम। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल तर्जनी। ओके, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट।